नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। देश में कृषि ऑर्डिनेंस लाए जाने के बाद से केंद्र सरकार का विरोध लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश समेत पंजाब, हरियाणा के कई जिलों में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। कृषि ऑर्डिनेंस से जुड़े 3 बिल हैं, जिसमें किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और साथ ही सुविधा अध्यादेश, आवश्यक वस्तु संशोधन अध्यादेश, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता अध्यादेश 2020, जिसका अब विरोध हो रहा। इन बिलों को लेकर जो सबसे बड़ी चिंता किसान की बताई जा रही वो है न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर। हालांकि सरकार एमएसपी बंद नहीं करने जा रही है, लेकिन किसानों का कहना है कि नियोक्ताओं को इन आवश्यक वस्तु संशोधन बिल से बाहर रखा जाए। इसका मतलब है कि उन पर यह लागू नहीं होगा। वो जितना अनाज चाहे अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि उन्हें निर्यात करना है, लेकिन किसानों पर यह पाबंदी लागू होगी कि वो एक तय लिमिट से ज्यादा नहीं रख सकते। उन्हें लगता है कि प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे और किसानों को सुविधाएं, पैसा देंगे, लेकिन उसके बाद किसान उनके अधीन हो जाएंगे। जो वो कहेंगे उनकी शर्तों पर ही किसानों को रहना पड़ेगा। विपक्ष इन अध्यादेशों का विरोध कर ही रहा। सत्तारूढ़ एनडीए के घटक शिरोमणि अकाली दल ने भी इसका विरोध कर दिया है। अकाली दल ने विधेयक और अध्यादेश को वापस लेने की सरकार से मांग भी कर दी है। वहीं मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता अध्यादेश का विरोध करने वालों का दावा है कि अब निजी कंपनियां खेती करेंगी, जबकि किसान मजदूर बन जाएगा। किसान नेताओं का कहना है कि इसमें एग्रीमेंट की समय सीमा तो बताई गई है, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य का कोई जिक्र नहीं किया गया। कृषि अध्यादेश पर विपक्ष के विरोध के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार किसानों के हित में ये 3 विधेयक लेकर आई है। इन विधेयकों को कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि पहले इन विधेयकों का कांग्रेस की तरफ से भी समर्थन हो रहा था, लेकिन अब इस पर राजनीति करने लगी है कांग्रेस, बाकी अन्य दल भी। अब ऐसे में सवाल है कि क्या कृषि अध्यादेश से वाकई किसानों के अच्छे दिन आएंगे, और क्यों अगर अच्छे दिन आएंगे तो उसका विरोध किया जा रहा है। विरोध करने के पीछे दलील क्या है, या सरकार का जो तर्क है वो कितना तार्किक है। सवाल एक और है, एक लाइन को आप समझिए। ये कहा जा रहा है कि जो जमीन किसान की है उसके मालिक बन जाएंगे प्राइवेट सेक्टर के लोग। ये अपने आप में हास्यास्पद भी है, लेकिन अपने आप में एक बड़ा मुद्दा भी कल को बन सकता है अगर सही तरीके से मैसेज कन्वे ना हो। इसके साथ ही जो मूल्य को लेकर यहां पर चर्चा है उस पर भी सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया है, लेकिन उसके बावजूद किसान भी शायद इसे समझ नहीं रहे, या फिर कहें कि उसके बाद इसको लेकर मुद्दा अलग तरीके से बनाया जा रहा। इन सवालों पर एक खास पैनल के साथ हम करेंगे आज की बड़ी बहस। चलिए हम आपको कृषि अध्यादेश के जो मुख्य बिंदु हैं उस पर जरा किस तरीके से तनातनी इस वक्त चल रही है, और उस पर फिर सरकार की तरफ से, या कहें कि जो पार्टी सत्ता में है उस पार्टी की कमान संभालने वाले यानी नड्डा साहब कैसे समझा रहे हैं कि असल में अध्यादेश क्यों लाया गया, यह किसानों के लिए कितना हितकारी है, और विपक्ष आखिर इसको मुद्दा क्यों बना रहा है। एपीएमसी चलती रहेगी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट चलता रहेगा, उसमें वो व्यवस्था बदस्तूर बरकरार रहेगी, एमएसपी भी रहेगी। लेकिन किसान बंध जाए एक एपीएमसी। अभी क्या है कि सपोजिंग आई रिसाइड इन एरिया, एक इलाके में हम रहते हैं, उसके जो 150 गांव हैं वो उस अनाज मंडी से जुड़े हुए हैं और उनको अपना अनाज उसी में देना पड़ता है। आज डिजिटल दुनिया आ गई है, हम इंटेलिजेंस भी दे रहे हैं आपको, हम आपको इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं। आपको पता चलता है कि भाई नहीं, यहां नहीं, नोएडा में ज्यादा अच्छा दाम मिल रहा है, तो आप नोएडा चले जाएंगे, आपको उसकी छूट है। तो हम सरलीकरण कर रहे हैं, किसान को छूट दे रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं। इधर कृषि अध्यादेश पर कांग्रेस और आरएलडी के प्रवक्ताओं ने क्या कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। किसान अध्यादेश जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई है, इसका हम संपूर्ण रूप से विरोध करते हैं। किसानों के साथ हम सड़क पर साथ खड़े हैं और किसानों के साथ हम संसद तक साथ में खड़े हैं। ये अध्यादेश छोटे मझोले किसानों को बर्बाद करने का अध्यादेश है। इस अध्यादेश से एमएसपी खत्म हो रही है, न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए जो प्रिक्योरमेंट सरकारी एजेंसियां करती हैं वो खत्म हो रहा है। ये अध्यादेश
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। ये अध्यादेश कहीं न कहीं बहुराष्ट्रीय कंपनियों को और भारत के कॉरपोरेट घरानों को लाभ देने के लिए लाया गया है। ये अध्यादेश पूंजीपतियों का अध्यादेश है। किसान इससे तबाह और बर्बाद होगा। जब किसान की फसल का कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य ही नहीं रहेगा तो किसान अपनी फसल कहां बेचेगा और कैसे बेचेगा? बहुराष्ट्रीय कंपनियां जब चाहेंगी, जैसे चाहेंगी, हमारे किसान को तबाह करेंगी। सरकार किसानों के विरोध में 3 अध्यादेश लाई है और ये तीनों ही अध्यादेश किसानों के लिए नुकसानदायक हैं। किसानों का इससे नुकसान होगा। तीनों अध्यादेश किसान विरोधी हैं और राष्ट्रीय लोकदल इस किसान विरोधी अध्यादेश का पुरजोर विरोध करेगा। सरकार मंडियों को खत्म करना चाहती है। अगर मंडी के द्वारा किसानों की फसल की खरीद बिक्री नहीं हुई तो एमएसपी रेट सरकार लागू नहीं कर पाएगी, जिससे किसानों को सरकार द्वारा न्यूनतम निर्धारित मूल्य भी नहीं मिल पाएगा। अमेंडमेंट इन एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, इस कानून के लागू होने से कालाबाजारी को बल मिलेगा और किसानों को एमएसपी का रेट नहीं मिल पाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इस अधिनियम में किसानों की और एसएपी की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं और ना ही गन्ने की फसल के लिए एफआरपी और एसएपी का उल्लेख है। ये 3 अध्यादेश हैं और इन तीनों अध्यादेशों को केंद्र सरकार वापस ले। विपक्ष को नाराजगी नहीं है, बल्कि विपक्ष हताश है। विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है और विपक्ष ने जब जैसे अगर मान लीजिए कोरोना काल का शुरुआत हुई तो हमने लॉकडाउन किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब लॉकडाउन किया तो उनको लॉकडाउन खराब लगा। उसके बाद जब लॉकडाउन खोला जा रहा है तो खराब लग रहा है। अब चूंकि किसानों के हित में काम किए जा रहे हैं तो इनको खराब लग रहा है। तो कहने का मतलब बहुत साफ है, जिस तरीके से विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है, ईमानदारी से विपक्ष अपनी भूमिका ही नहीं निभा रहा। विपक्ष को चाहिए जहाँ पर जनहित के काम हो रहे हैं, जहाँ किसानों के हित में निर्णय लिए जा रहे हों, वहाँ पर सरकार के साथ होना चाहिए। और जहाँ उनको लगे कि सरकार की मूल कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है तो उनको आवाज़ उठानी चाहिए। हम किसान बहरहाल सवाल इसी बात का है कि विरोध कौन कर रहा है? किसान कर रहे हैं, किसानों के साथ साथ उनकी यूनियंस कर रही हैं या पार्टियां कर रही हैं? अगर तीनों कर रहे हैं तो बिंदु क्या है? सरकार कह रही है कि एमएसपी पर कोई भी आंच नहीं आएगी, तय एमएसपी पर ही खरीदारी होगी। विपक्ष कह रहा है कि यह तो खत्म करने की तैयारी है एमएसपी को। सरकार कह रही है कि जमीन का मालिकाना हक जैसा था वैसा ही रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो फॉर्मेशन है उसमें अगर हम देखें अलग अलग राज्यों में तो कई अलग अलग तरीके की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है। यहां पर जो व्यवस्था दी गई है उसमें भी किसान के ऊपर कोई बोझ नहीं आएगा। विपक्ष कहता है या किसान यूनियन भी कई कह रहे हैं कि नहीं, ये अपने आप में सिर्फ संदेहास्पद ही नहीं है बल्कि इससे भविष्य में खतरा किसान पर ही होगा। उसके साथ साथ मंडी व्यवस्था को लेकर भी यहां पर आपत्ति जाहिर कर रही है। सरकार का कहना है कि व्यवस्था बिल्कुल खत्म नहीं हो रही है, हम ओपन मंडी मार्केट डिजिटलाइज के दौर के में उसको लिए ओपन कर रहे हैं, यानी खोल रहे हैं, जो चाहे वहां जा सकता है। और इसी पर देखिए आज ही हरियाणा सरकार की तरफ से वहां के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम बाजरा हो, मक्का हो, कुछ और अन्य फसलें हैं, उसके लिए अपनी मंडियां बाहरी राज्यों के लिए नहीं खोलेंगे। यानी संघीय व्यवस्था में अगर केंद्र सरकार कोई अध्यादेश लेकर आई भी है तो राज्यों के पास भी अपने अधिकार हैं, वो चाहें तो उस पर अपनी मंडी को खोल सकते हैं, अन्य राज्यों को प्रवेश दे सकते हैं, न चाहें तो नहीं भी दे सकते हैं। यानी एक विकल्प रहेगा, मानना न मानना वो सरकारों पर भी है और किसान के ऊपर भी है। यानी और जो अन्नदाता अपना अनाज बेचना चाहता है उसके ऊपर भी रहेगा उतना ही निर्भर वो। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। जावेद अहमद प्रवक्ता कांग्रेस के फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत स्वागत है जावेद भाई आपका। अफरोज हैं प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, बहुत स्वागत है अफरोज आपका। सबसे पहले अफरोज में शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं, चूंकि आज बेरोजगारी दिवस के तौर पर भी मनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश में कम से कम मुझे लगता है कि अच्छा मौका मिला है राजनीतिक रोजगार के तौर पर और आपके पास अच्छा मुद्दा है। ये जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस का अपना तर्क होगा, आरएलडी का अपना होगा, सपा का अपना होगा। आम आदमी पार्टी इस पर क्या तर्क रख रही है कि क्यों आखिर ये अध्यादेश किसान विरोधी हैं? क्योंकि सरकार कह रही है कि जो स्वामीनाथन आयोग की तरफ से सिफारिश थी उसमें से लगभग 200 अब हम लागू करने में सक्षम हो गए हैं। उनके अध्ययन के अनुसार से ही कुछ चीजें सरकार की तरफ से और बदलकर यहां पर लागू की गई और तब यह अध्यादेश बनाया गया है। यह किसान के लिए हितकारी है, आप कहते हैं अहितकारी है, कैसे? अतुल जी,
सबसे बड़ी बात यह है कि झूठी और जुमलों की सरकार है। पहली चीज ये है कि ये प्राइवेटाइजेशन के नाम पे जिस तरह से इन्होंने किसानों को चूसने का काम किया है, उसका एक उदाहरण मैं दे रहा हूं आपसे। सबसे बड़ी बात यह है कि 11,700 करोड़ रुपए का बकाया है, जिसमें 4800 करोड़ रुपए इन्होंने किसानों को बकाये में दिए हैं। लेकिन कहां दिए हैं वो? उन्होंने सबसे बड़ी चीज ये है कि मिलों के मालिकों को दे दिए। अगले साल के नए काम की शुरुआत के लिए उन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, किसानों का बकाया किसानों तक पैसा पहुंचा ही नहीं। दूसरी चीज, खाद के साथ कीटनाशक जो इन्होंने दिए हैं अंबानी की कंपनी को दिए हैं, और अंबानी की कंपनी ने इतना घटिया कीटनाशक उपयोग किया है जिसकी वजह से जो आने वाली गन्ना की फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद है। गन्ने की मोटाई कम हुई है और चीनी की मात्रा जो है, जो कैपेसिटी उत्पादन की होनी चाहिए, वो खत्म होने के कारण है। अंत में होगा क्या कि इनको पाकिस्तान से चीनी मंगानी पड़ेगी, उसमें मोटा कमीशन खाएंगे। जो इस तरह से जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उससे मुझे किसी तरह से समझ में नहीं आ रहा है कि किसान का कोई फायदा है। मंडी खत्म होंगी, किसान अपनी फसल लेके कहां मारा मारा फिरेगा, और अगर उसके पास कोई विकल्प नहीं होगा तो उसको औने पौने दामों पे अपनी फसल को बेचना पड़ेगा। और क्योंकि फसल में पैसा पूरा लग जाता है, उनका बचता कुछ है नहीं, उसकी कीमत निकलने तक उसको इंतजार करना पड़ता है, तो कहां से ये पैसा वापसी होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। मेरा कहना यह है कि सरकार बेसोच समझ के बिना कुछ बोले जैसे भी चाह रही है इस तरह के कानून ला रही है जिससे उसकी अपनी जवाबदेही खत्म हो जाए और सारी जो चीजें हैं वो प्राइवेट हो जाएंगी, तो अपनी जिम्मेदारी से बच जाएंगे। धन्यवाद जी, धन्यवाद मुझे समझाने के लिए आपका भी अफरोज, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। मैंने ये पूछा था कि ये अध्यादेश कैसे अहितकारी है। आपने कहा कि पहला ये कि 15,000 14,000 करोड़ रुपए बकाया है, गन्ना भुगतान का बकाया है, और 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का भुगतान हो चुका है, और सरकार खुद मान रही है उत्तर प्रदेश की कि हाँ इतना अभी बकाया है, वो भी हम धीरे धीरे करेंगे। हमने पिछला जो बैकलॉग लगा हुआ था उसको अब अपनी सरकार में किया है, तो उसका इस अध्यादेश से कोई लेना देना फिलहाल नहीं है। दूसरा, आपने कहा कि ये पॉइंट है, इस अध्यादेश में कौन सा पॉइंट है जो आम आदमी पार्टी को समझ में आता है कि हाँ ये होगा, जिसमें से एक आपने गिनाया कि प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा और सब कुछ प्राइवेट कंपनियों के हाथ में चला जाएगा, अंबानी खेती करवाने लगेंगे और किसान जो कि अभी तो बहुत ज्यादा मजबूत है बाद में मजदूर बन जाएगा। ये आपका डर है ना, इसको समझाइए जरा अफरोज। उसको मैं आपको समझा रहा हूं। किसान मजबूत था, पिछले 6 सालों में किसान की मजबूती खत्म हो गई है। अच्छा, इसके पहले बहुत मजबूत था किसान विरोधी, उसके पहले बहुत मजबूत था किसान, उससे मैं पीछे, उससे पहले बहुत मजबूत था किसान। नहीं, आपने 6 साल का जिक्र किया, आपको अधिकार है जिक्र करने का। मेरा सवाल है क्या उसके पहले मजबूत था? 6 साल की बात कर रहा हूँ। फिर 6 साल की बात क्यों करेंगे? बीजेपी की सरकार है, इसलिए आप 6 साल की बात करेंगे। किसान की बात होगी तो समान तरीके से बात होगी ना। स्वामीनाथन आयोग जो है बीजेपी के समय नहीं बना था, और उनकी रिकमेंडेशन अब जाकर लागू हो रही है। आप अगर ये तर्क दे रहे हैं कि पिछले 6 साल में मैंने मान लिया, मेरा एक सवाल नहीं, और मेरा सवाल तो सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा ना, ऐसे बांट के नहीं, ये बांट के वाली राजनीति यहाँ पर नहीं चलती है ना। मेरा सवाल यह है कि क्या 6 साल में ही किसान बर्बाद हुआ है? तो स्वामीनाथन क्यों बनाया गया था? स्वामीनाथन क्यों बनाया गया था? जवाब दीजिए ना। मेरे सवाल पर नया सवाल खड़ा कर रहे हैं आप दूसरी तरीके का। मेरा सवाल यह है अध्यादेश कैसे अहितकारी है वो समझाइए भाई, मुझे भी समझाइए, दर्शकों को भी समझाइए, प्रवक्ताओं को भी समझाइए। अध्यादेश कैसे किसानों के हित का नहीं है वो समझाइए। 6 साल पहले 20 साल पहले मत जाइए। दिल्ली का एग्जाम्पल ले लीजिए ना। अब दिल्ली का एग्जाम्पल, दिल्ली में खेती नहीं होती है भाई। दिल्ली में इतने किसान नहीं है, माफी चाहूंगा, दिल्ली में इतने किसान नहीं है। दिल्ली का मॉडल देश पर लागू मत करिए। आज भी दिल्ली में 20% खेती होती है। अरे भाई उसका सुन लीजिए। मेरा सवाल यह है कि जो अध्यादेश आया है वो कैसे किसान विरोधी है वो समझाइए। जलेबी मत बनाइए सर, किसान विरोधी अध्यादेश है ना, उसको समझाइए। आपको बता रहा हूँ, उसी बात के लिए मैं समझा रहा हूँ आपसे। कितना मैं वही चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ। मंडी को खत्म कर दिया जाएगा, सड़क पर बेचेगा माल। आपका यूपी के किसान हरियाणा बेचने जाएगा माल, उसकी लागत कहाँ आएगी, कैसे आएगी, आप इस बात को बताइए। आपके दरवाजे लेने आएंगे, आपकी फसल खराब हो रही है, औने पौने दाम पे खरीदेंगे।
आप मंडी जाके इस अध्यादेश में मंडी को खत्म करने वाला वो कौन सा बिंदु है, जरा मुझे समझाइए। मंडी कैसे खत्म हो रही है इस अध्यादेश में? मान लिया मैंने, चलिए आपकी बात मान लिया, कैसे? आप ये बताइए। नहीं, मैं बिल्कुल है, ये आने वाले दिनों में होने ही वाला है। कैसे होगा भाई? इस अध्यादेश में है क्या? मैं ये समझना चाह रहा हूँ ना अफरोज, मैं समझना चाह रहा हूँ, मैं देखिए मैं समझना चाह रहा हूँ। आप कह रहे हैं आगे होगा, जब चाची को मूछें होंगी तब वो चाचा कहलाएंगे, ऐसा नहीं होता है ना। कैसे होगा मैं ये पूछ रहा हूँ, एक लाइन में बताइए, बाकी मेहमान भी जुड़ गए। आप कह रहे हैं भविष्य में होगा, कैसे होगा? क्या है इसमें ऐसा कि आपको लगता है ये होगा और मंडी खत्म होगी? क्योंकि भाई देखिए, आप कह रहे हैं, मैंने मान लिया, सरकार कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये भ्रम है, ये भ्रम फैलाया जा रहा है, मंडी नहीं खत्म हो रही। अरे अतुल जी, सरकार तो 2 करोड़ रोजगार का भी वादा करके आई थी, 6 करोड़ बेरोजगार हो गए। मैंने अब सरकार तो आपकी भी आई थी, आपकी भी सरकार दिल्ली में आई थी, बहुत कुछ वादा करके, सारे वादे थोड़े ना पूरे हुए हैं। सरकारों के वादे पर मैं थोड़े ना विश्वास करता हूं, वो आपकी हो या इनकी हो। आपकी सरकार के भी बहुत सारे वादे अधूरे हैं, इनकी सरकार के भी बहुत अधूरे हैं। तो सरकारों के वादों पर बैठकर मैं यहां मंथन नहीं कर रहा हूं। अपना वादा आपने कितना पूरा कर लिया वो मैंने भी देखा है, दिल्ली में ही हूं। बहरहाल आप अभी भी समझा नहीं पाए, मंडी कैसे खत्म होगी, मंडी कैसे खत्म होगी, इसका एक जवाब ढूंढ कर रखिएगा। हमारे साथ जावेद अहमद जुड़े हुए हैं, लगातार प्रवक्ता कांग्रेस के। बहुत जल्दी से जावेद भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को आपने सुना, वो यूपी में मोर्चा खोल चुके हैं, वो अपनी तरीके से तर्क रख रहे हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात रख रही है, कैप्टन साहब ने भी कहा, और अब तो यहां तक कि पंजाब में जो बादल साहब की पार्टी है, उन लोगों ने, जो कि एनडीए के घटक दल है, उन लोगों ने भी विरोध कर दिया है। कांग्रेस इसमें किस बिंदु को लेकर आपत्ति कर रही है? क्योंकि जेपी नड्डा ने कहा, और भी लोग कह रहे हैं, स्वामीनाथन आयोग बनाने वाले आप, सिफारिश लागू इनके दौर में हो रही और उसमें कुछ बदलाव और किए गए। उसमें कौन सा वो बिंदु है जिस पर कांग्रेस को आपत्ति है और पहले वो चाहती थी कि ये हो? ये बीजेपी की तरफ से पूछा जा रहा है। जावेद भाई, नहीं, ये बीजेपी की तरफ से पूछा जा रहा, उसका हम जवाब भी देंगे। हम क्या चाहते थे, ये क्या कर रहे हैं? देखिए, जो सरकार जो है लगातार, इसने सबसे पहले भी कहा था 1 नेशन 1 टैक्स, 1 नेशन 1 मार्केट किसान के लिए। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, किसान के पास भंडारण की व्यवस्था नहीं है। 85% किसान 2 हेक्टेयर से कम जोत का है इस देश के अंदर, ये हम सब जानते हैं। एमएसपी के बाहर की जो खरीद का मामला है 1 नेशन 1 मार्केट में, एक किसान अपने जनपद में, अपनी तहसील में तो अपनी उपज का लागत का मूल्य पा नहीं रहा है, जो समर्थन मूल्य है वो भी नहीं मिल पाता है। वहां खरीद केंद्रों पर किस तरीके का भ्रष्टाचार है, किस तरीके की चीजें हैं, ये पूरा देश और प्रदेश जानता है। आपने इसी में, जब आप एपीएमसी में, आपने बिहार में लागू हुआ, गुजरात में लागू हुआ, आपने एपीएमसी को जब हटाया तो उसके दुष्परिणाम क्या सामने आए? सरकार इस 1 नेशन 1 मार्केट के ऑर्डिनेंस में या कानून में ये गारंटी नहीं दे रही है कि किसान की उपज की खरीद एमएसपी पर होगी। किसान को गारंटी चाहिए और वो गारंटी देने से बच रही है, और नड्डा जी गोल गोल घुमाने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार गोल गोल लगातार घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। 2006 में बिहार में एपीएमसी खत्म हुआ, क्या हुआ उसका हस्र कि देखिए कि किसान ने खेती को छोड़कर मजदूरी को अपनाने का काम किया और उसका पलायन हुआ, वो बड़े शहरों की तरफ गया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी उसी तरीके से है। आप किस तरीके का काम कर देना चाहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में गुजरात मॉडल हमारे सामने है, आपने पेप्सिको को दे दिया। पेप्सिको ने क्या किया कि अब हम खरीदेंगे, किसान की उपज तैयार हो गई, कल खरीदेंगे, परसों खरीदेंगे, और उसके बाद किसानों पर करोड़ों रुपए के हर जाने का मुकदमा पेप्सिको ने कर दिया। और उस मुकदमे के बाद जब गुजरात का किसान आंदोलित हुआ, तब पेप्सिको ने पीछे अपने कदम वापस लिए और वो मामला हुआ। अब इसमें भी एक एसेंशियल कमोडिटी में आप देखिए, आप देखने का प्रयास करिए कि किस तरीके के साथ ये सरकार किसानों को मजबूर से
बिल्कुल मजदूर बना देने पर इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में तैयार है। एसेंशियल कमोडिटी में किस तरीके का ये व्यवस्था लेकर आ रहे हैं, ये सभी चीजों को देखने की जरूरत है। ठीक है जावेद अहमद, मैंने सुन लिया, आपने अच्छा पॉइंट रखा है। एक छोटा सा जवाब मैं और आपसे चाहूंगा। आपने पेप्सिको का उदाहरण दिया, गुजरात मॉडल का उदाहरण दिया। अगर किसान के पास एक कानून रहेगा तो कोई कंपनी ऐसे कैसे उसको प्रभावित कर पाएगी, पहला सवाल। दूसरा सवाल, आपने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जो मजबूर किसान है उसको मजदूर बना देंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर भी इसमें कानून बनाया जा रहा है कि नहीं हुआ, इसमें मंडी कैसे खत्म हो रही है, मैं ये भी पूछना चाहता हूं, जल्दी से समझा दीजिए। वो जमीन ही रेवेन्यू रिकॉर्ड में जमीन ही रेवेन्यू रिकॉर्ड में किसान के नाम पर होगी। अमेरिका में क्या हुआ, 1970 में आई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, रिटेल का 40% मिलता था और जब वो लागू हुआ तो 15% पर आ गया। अब उस माल जो है कौन खरीदेगा, जो पैन कार्ड धारक होगा, कंपनी होगी, जो सुपरमार्केट होंगे, प्राइवेट कंपनियां होंगी, वो माल को खरीदेंगी। उसका भुगतान कब होगा? भुगतान के लिए इस अध्यादेश में सीधी व्यवस्था की है कि किसी कीमत पर किसान भुगतान न मिलने पर वो न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकता। ठीक है, एक बड़ा पॉइंट आपने अच्छा पॉइंट गिनाया जावेद अहमद। आपने एक मिनट सुन लीजिए। अरे भाई सुन लीजिए, आपने एक अच्छा पॉइंट गिनाया है, उस पर मैं बीजेपी के प्रवक्ता से जरूर पूछूंगा। बाकियों का जवाब अब तक मुझे नहीं मिल पाया है। अमेरिका में क्या हुआ, उसका क्या हुआ, वहां क्या हुआ, उससे क्या हुआ। हमारे यहां पे आपके समय में इसकी मांग थी, तब आप क्यों समर्थन में थे, और आज आपके समय में नहीं बल्कि किसी और सरकार में अगर वो चीज आ रही है तो आप विरोध में क्यों हैं। लेकिन एक अच्छा पॉइंट आपने यहां पर जनरेट जरूर किया है, उस पर मैं गौरव मिश्रा से जरूर सवाल पूछूंगा। लेकिन उसके पहले अंकुर सक्सेना प्रवक्ता आरएलडी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर, बहुत जल्दी से, आपकी पार्टी की भी आपत्ति क्या है किसानों के अहित वाले इस अध्यादेश को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय लोकदल हमेशा से किसान, मजदूर और बेरोजगारों की पार्टी रही है और अध्यादेश तो सबसे बड़ी कमी 3 अध्यादेश लाए। एक है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड ई कॉमर्स। इस एक्ट सबसे बड़ा कोई पैन कार्ड धारी वो जो है और लेन का कोई विवाद होता है तो डीएम के आप अपील होगी या ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल तक के जो अपीलेट अधिकारी वहां होगी। इसके अलावा कोई भी पैन कार्ड आज डेट में मेरे पास पैन कार्ड है और मैं अगर तब भी मैं जाके वहां कुछ ना कुछ किसानों को अपने फेवर में जाकर सामान खरीद सकता हूँ। ऐसी में जो मंडियों के माध्यम से तो सरकार द्वारा लागू किया जाता है वो किसी भी हालत में लागू नहीं किया जाता है, क्योंकि जिसके पास पैसा होगा उसके पास बाइक कैपेसिटी होगी। जब आप बाइक कैपेसिटी होगी तो आप किसानों को अपन बाजों देख के उनके ऊपर पैसा ले लें। इसके अलावा दूसरा आप ठीक है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है वो 1955 से लागू है और उसमें ये अमेंडमेंट लागू करते हैं। इस अमेंडमेंट के अंतर्गत आपकी जो उच्चतम भंडारण का कैपेसिटी है तो वो भंडारण का कैपेसिटी जब आपकी समाप्त हो जाएगी तो आप क्या करोगे? आपके जो ब्लैक मार्केटिंग वाले लोग हैं, जैसे कि कोरोना समय चल रहा है, आज की डेट में आप देखिए। हेलो, ठीक है अंकुर सक्सेना, मैं आपको रोक रहा हूं, मैं आपकी बात समझ गया। गौरव मिश्रा हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के हैं। गौरव, आपने अफरोज, जावेद भाई और अंकुर सक्सेना तीनों को सुन लिया, यानी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और आरएलडी को आपत्तियां भी आपको समझ में आ गई होंगी। एमएसपी खत्म हो जाएगी उसको लेकर कोई गारंटी नहीं है, ये आपत्ति है, ये शंका और डर है इनके मन में, इनकी पार्टियों के मन में, और यही डर शायद किसानों के मन में है, जैसा ये बता रहा है। उसके अलावा मंडी खत्म हो जाएगी, मंडी की व्यवस्था खत्म होने से किसान के ऊपर और दबाव होगा, यह भी एक शंका है। तीसरा, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसकी वजह से किसान की जमीन भी जाएगी और किसान की लायबिलिटी भी बढ़ेगी। और चौथा जो जनरेट किया है जावेद अहमद ने एक पॉइंट, कि अगर कंपनियां इस तरीके का कुछ भविष्य में कर दे तो उसके लिए ना कोई अदालत है, ना कहीं से कोई सुविधा है कानूनी तौर पर इस अध्यादेश में जहां से किसान को सहायता मिले। और यह बात आज ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी कही है संबोधन में अपने,
कि मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र की सरकार इस पहलू पर विचार करे और एक कोई कानून बनाए इस अध्यादेश में, नहीं तो हरियाणा सरकार अपनी तरफ से जिला लोक अदालतें भी लगाएगी इस अध्यादेश के आने के बाद, लागू होने के बाद। अगर इस तरीके की कोई शंका है तो किसानों के लिए एक अलग व्यवस्था न्यायपालिका की रहेगी। ये तो आप ही के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, तो ये इनका एक पॉइंट वैलिड है। बाकी 3 शंकाओं का निवारण आप करिए। अतुल जी, सबसे पहले तो एमएसपी की बात करेंगे। हमारी सरकार ने इस अध्यादेश में कहीं ये नहीं आश्वस्त किया है या प्रतिबंध लगाया है कि एमएसपी समाप्त हो जाएगी और एमएसपी की गारंटी अभी जारी रहेगी। सिर्फ जो किसानों का उत्पाद, उसके लिए मार्केट एक्सेस जो है वो सुगम हो, सरल हो और पूरे देशव्यापी हो, इसके पीछे की नीयत सिर्फ इतनी है। दूसरा जो पॉइंट है आपका वो है मंडियों के बारे में। तो आपको बता दें, मंडियों को भी समाप्त करने की ऐसी कोई योजना नहीं है। मंडियों से जो बाध्यता होती है किसानों की अपने उपज को बेचने की, उस बाध्यता किसानों को मुक्त किया गया है। और जिस तरह से इनाम के व्यापार हो रहा है, फाइनेंस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पे जिस तरह से व्यापार किया है ट्रेडर्स से, फार्मर्स ने, वो इस बात का प्रोत्साहन भी देता है कि कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसान अपने आप को अपडेट कर रहा है और उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में जो देश आज बढ़ रहा है, उसमें हमारे कृषि क्षेत्र में सबसे पिछले पायदान पर भी खड़ा हुआ अगर किसान है जिसकी बहुत छोटी से छोटी जोत है, उसके पास भी बड़े से बड़े मार्केट का एक्सेस हो, वो बंधा न हो किसी ट्रेडर के साथ, किसी आड़ती के साथ। मुताबिक 2019 में 10,281 किसानों ने आत्महत्या की है। तीसरी बात जो आपने कही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, तीसरी बात जो आपने कही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, हम आप पर इस विषय पर प्रकाश डालना चाहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहीं न कहीं क्लस्टर फार्मिंग को बढ़ावा देता है, क्योंकि हमारा देश जो है वृहद एग्रो क्लाइमेटिक जोन का देश है, जहां एक ही प्रदेश में कई क्लाइमेटिक जोन है। जैसे उत्तर प्रदेश में ही 6 क्लाइमेटिक जोन है। सब जगह उत्पाद और उत्पादकता भिन्न भिन्न है। बिल्कुल। ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कोई नया प्रचलन इस देश के लिए नहीं है, अपितु कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से फार्मर के जो अधिकार है, उनका जो मूल्य है, वो बल्कि निश्चित हो जाएगा, सुनिश्चित हो जाएगा। और जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, एफपीओ है, उनके साथ फार्मर जो है किसान और बल्कि सुरक्षित रहेंगे और किसानों की उपज का उचित मूल्य भी उनको मिलेगा। यहाँ तक कि एमएसपी से अगर ऊपर भी उनको बाजार मूल्य मिलता है तो वो भी मिलेगा। यही सरकार की कई योजनाएं चल रही है और राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर, चाहे मध्य प्रदेश की भावन परियोजना हो, चाहे उत्तर प्रदेश में भी जो मूल्य का जो अंतर होता है, प्राइस का जो डिफरेंस होता है, उसकी भरपाई की जो बात हो, ये योजनाएं अलग अलग सरकारें चलाती है विभिन्न राज्य। तो हमारी सरकार ने भी उसको सुनिश्चित करना तय किया है। जब भी कोई नई बात आती है, जब भी कोई नया बिल आता है, नया प्रस्ताव आता है, रिफॉर्म आता है, तो निश्चित रूप से प्रॉस एंड कॉन्स उसके रहते हैं और एक सुधार की प्रक्रिया की गुंजाइश बनी रहती है। ठीक है। कांग्रेस और विपक्ष किसानों को भड़काने में लगा है। ठीक है। गौरव मिश्रा मैं आपको रोक रहा हूं। अफरोज, बहुत जल्दी से एक छोटा काउंटर। गौरव मिश्रा ने स्पष्ट किया एमएसपी को लेकर, गौरव मिश्रा ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर भी स्पष्ट किया, अदालतों का मसला भी है, उस पर भी हरियाणा सरकार का मैंने यहां पर जिक्र किया कि वहां के मुख्यमंत्री ऐसा सोचना हो सकता है इसमें कुछ बदलाव हो। अगर किसान के साथ इस तरीके का कोई भविष्य में शंका हो सकती है कि हो जाएगा, कंपनियां ऐसा करेंगी, तो उसके लिए उनके पास न्यायिक व्यवस्था भी होगी। मेरा सवाल यह है, संसद में बोली गई बात भी क्या आपको लगता है कि गलत है क्या? नहीं, ऐसी कौन सी बात है जिसको आप गलत साबित कर रहे हैं? गौरव जी ने जो बात कही है, मैं गौरव जी की बात का जवाब देना चाह रहा हूं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करना चाहिए था, किसानों को उससे बहुत फायदा होने वाला था। हमने दिल्ली में करके दिया है, 50,000 हेक्टेयर का मुआवजा देते हैं किसानों की। एमएसपी देख लीजिए आप, दिल्ली में जिस तरह की है पूरे हिंदुस्तान में उस तरह की नहीं है। आप बचना चाहते हैं अपनी जिम्मेदारी से, सरकार की जिम्मेदारी थी किसानों की वेलफेयर के लिए, और आप प्राइवेटाइजेशन करके सब कुछ अपने हाथ से जाने देना चाहते हैं। न सुनने के लिए पीछे कोई बचेगा,
अभी आप ये कह रहे हैं कि मैं इसके लिए जब आपके पास बिल बनाने का समय था तो बिल के साथ सारे प्रावधान भी उसमें मेंशन कर देना चाहिए था आपको पहले से, और उसकी एक गारंटी देनी चाहिए थी सरकार की तरफ से कि इस तरह की कोई चीज अफरोज, मैंने यही सवाल पूछा था। गौरव इसका जवाब देंगे, गौरव इसका जवाब देंगे। मैंने यही सवाल पूछा था। अफरोज, मेरा यही सवाल था, संसद के अंदर अगर कोई बोल रहा है तो क्या उसको भी गारंटी नहीं माना जाए? उस पर भी शंका है क्या संसद के अंदर, क्योंकि वो पटल पर है, वो रिकॉर्ड में है? नहीं अतुल जी बिल्कुल आशंका तो हर चीज की है। नहीं, अगर शंका हर चीज की है तो फिर मतलब क्या है संसद का? अगर आपको हर चीज पे शंका है तो ये तो आदत होती है ना, शंका तो आदत हो जाती है। आप सुन लीजिए, सुनाइए, लेकिन उसका जवाब छोटा दीजिए। अगर आपको हर चीज पे शंका है तो शंका तो आप पर भी होगी ना कि आप राजनीति कर रहे हैं। तार्किक तरीके से रखिए ना। गौरव मिश्रा आपके पॉइंट का जवाब देंगे। मेरा सवाल ये है, संसद के अंदर कृषि मंत्री ने अगर ये बोला, संसद के अंदर अगर कृषि मंत्री ने ये बोला कि भाई ना तो एमएसपी खत्म हो रही है और ना ही मंडी व्यवस्था खत्म हो रही है, फिर भी अगर आपको शंका है तो उसका क्या इलाज है? क्योंकि संसद के अंदर वाली बात भी आप नहीं मान रहे, आप यहाँ पर बैठे हुए मेहमान जो हैं बीजेपी के उनका भी नहीं मान रहे। मानने की बात ही नहीं है। उसी संसद में हमारे माननीय प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं और रक्षा मंत्री कुछ बोलते हैं। एक ही टॉपिक पे दो तरह के जवाब है उनके, तो आप कैसे कह लेंगे कि संसद में की बात इनकी मानी जाएगी? आप बिल बना रहे थे, बिल की गारंटी देनी चाहिए थी। वहां पर रक्षा मंत्री ने क्या बोला था, प्रधानमंत्री ने क्या बोला था, दोनों को अगर आप बांट के सुनना चाहेंगे तो उसमें भी आप ही की शंका है ना। आपको अगर सुनने में ही दिक्कत है, आप सुनना ही अलग तरीके से चाहते हैं। यहाँ पर एक कृषि मंत्री है, उन्होंने एक बात कही है और इस अध्यादेश में कहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपके मन में शंका है, तो शंका के लिए गारंटी क्या होनी चाहिए? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, गारंटी आप क्या मांग रहे हैं? गौरव मिश्रा उस बात को रखेंगे भाई कि आपकी गारंटी क्या, क्योंकि संसद के अंदर भी आपको जो बात बोली गई उसको आप गारंटी नहीं मानते हैं, तो आप गारंटी के तौर पर क्या चाहते हैं ये बताइए। अफरोज, चलिए, शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है। गौरव मिश्रा, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, आपकी आवाज। अरे आपके कहने का मतलब मैं समझ गया, मैंने इतनी देर तक पूछा, आप नहीं समझा पाए। गौरव मिश्रा, आप जरा समझा दीजिए। अफरोज की एक ही शंका है, आपके कृषि मंत्री अगर सदन के अंदर बोल रहे हैं तब भी वो कह रहे हैं कि हम कैसे माने भाई कि एमएसपी नहीं खत्म होगी। मैं दो ही पॉइंट पे अभी हूं, अभी मैं दो ही पॉइंट पर चर्चा कर रहा हूं। एमएसपी और मंडी, इनको खत्म करने की शंका इनके मन में अभी भी बरकरार है, उसकी गारंटी ये चाहते हैं। इनका इतना चाहना तो बनता है भाई ना। कृषि मंत्री पर इनको सदन के अंदर बोलने के बाद भी भरोसा नहीं हो रहा है। नहीं, इनको ये समझना चाहिए कि मंडियां समाप्त नहीं हो रही हैं और जो सरकार ने मूल्य निर्धारित किया है जिन 25 जिन्सों का, वो उनको एमएसपी पर ही खरीदा जाएगा, उससे नीचे नहीं खरीदा जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में किसान के पास मंडियों का एक्सेस उपलब्ध है, अगर वो जाना चाहे तो मंडी में जा सकते हैं। लेकिन साथ ही यदि उनको बेहतर मूल्य, बेहतर प्राइस अगर बाजार से मिल रहा, कहीं से भी मिल रहा है। एग्जैक्टली, मैं यही सुनना चाह रहा था, क्योंकि एक भ्रम फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया पर भी कि मंडी खत्म हो जाएगी। मैं जानना चाह रहा था क्या मंडियां, क्या क्रय केंद्र खत्म हो जाएंगे? यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि क्रय केंद्र मंडियां बनी रहेंगी, उसके अलावा भी कुछ विकल्प होगा, किसान वहां भी जा सकता है। इसका और कोई बेहतर जवाब नहीं होगा। आप शांत हो जाइए। अफरोज, अब दिल्ली में कितनी खेती होती है, स्वामीनाथन आपने कितना लागू कर दिया और कितने किसान उससे फायदेमंद हो गए हैं, ये आप भी बेहतर जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों से आप दिल्ली के किसानों की तुलना कृपया न करें। ठीक है, जावेद अहमद, आप सहमत हैं क्या? जावेद अहमद जी, जो बात यहाँ पर गौरव मिश्रा ने कही है उससे इतर एक मैं सवाल पूछ रहा हूँ। अफरोज बार बार दिल्ली मॉडल का जिक्र कर रहे हैं कि दिल्ली मॉडल से हमने किसानों को बहुत लाभ पहुंचा दिया। पहली बात, इनसे आप सहमत हैं क्या? और दूसरा, जो मंडी को लेकर बात है, गौरव मिश्रा भी कह रहे हैं, सदन के अंदर भी रखी गई है बात कृषि मंत्री की तरफ से, और ये कहा गया कि भाई एक नए विकल्प को हम बना रहे हैं, ना कि क्रय केंद्र और मंडियां इनको हम समाप्त कर रहे हैं।
और भी विकल्प होंगे, ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। क्या इस पे भी विश्वास नहीं है? इसमें कोई शंका है? दोनों सवाल का जवाब। देखिए, शंका अतुल जी जो गौरव जी कह रहे हैं, शंका तो एनडीए के अंदर स्वयं में है। आप बताइए, हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये बिल किसान विरोधी है। नहीं, उन्होंने हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है उसके उन्होंने ये नहीं कहा है भाई जावेद भाई, उन्होंने ये नहीं कहा है। उन्होंने ये कहा है कि अध्यादेश अच्छा है, कांग्रेस इस पर मूर्ख बना रही है देश को। उन्होंने क्या कहा है? दुष्यंत चौटाला का स्टैंड क्या है? उन्होंने आपने भारतीय जनता पार्टी के सबसे पुराने सहयोगी अकाली दल का स्टैंड क्या है? देश को गलत नहीं कहा। जनता दल यू का भी स्टैंड भाजपा के इस बिल के खिलाफ है। और जब लगातार है, अब मेरे सवाल का जवाब, किसान को कोई एक्सेस नहीं मिलने जा रहा है, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। अगर कहा कौन सा एक्सेस मिलने जा रहा है? ये वो किसान है जिसने देश की डूबी हुई अर्थव्यवस्था को पिछले 6.5 सालों में इसके बल पर चल रही थी, और कोविड काल में तो इसी के बल पे हमारा सब कुछ बचा है। और उसके बाद आप बोल रहे हैं कि एक्सेस मिलेगा। क्या एक्सेस मिलेगा? अगर एक्सेस मिलेगा तो अकाली दल क्यों विरोध में है? दुष्यंत चौटाला क्यों विरोध में है? जेडीयू क्यों विरोध में है? ये अपने सहयोगी दलों को नहीं समझा पा रहे हैं, और उसके बाद ये बात कर रहे हैं कि विपक्षी दल भ्रम फैला रहे हैं। भ्रम तो भारतीय जनता पार्टी निर्मित करने का प्रयास कर रही है। ठीक है, जावेद, बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने का ये विषय है। और उससे महत्वपूर्ण चीज है कि कृषि केंद्र का विषय नहीं है, क्यों वो इस तीनों कानून को लाना चाहती है। सुन लीजिए, आपने बहुत अच्छा फिर से पॉइंट जनरेट किया है कि आप पर यानी कांग्रेस पर अगर भ्रम फैलाने का आरोप लग रहा है तो भ्रम तो उनके यहां पर भी है। उसका भी जवाब मैं गौरव मिश्रा से लूंगा, लेकिन कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है, आप कांग्रेस पार्टी का जवाब दीजिए। और एक और सवाल मैंने पूछा था, एक दिल्ली मॉडल का बार बार जिक्र कर रहे हैं बगल में बैठे आपके साथी दूसरी पार्टी के प्रवक्ता। क्या वो दिल्ली मॉडल वाकई इतना अच्छा है, इतना बेहतर है जो इन्होंने कर दिया, जिसका बार बार ये गुणगान कर रहे हैं? वो पूरे देश के किसानों के लिए लाभकारी है? देखिए, दिल्ली में अतुल जी कृषि कितनी है ये हम सब जानते हैं। वहां पर किसान कितना है, वहां पर कृषि योग्य जमीन कितनी है ये हम सब जानते हैं। उस विषय पर बहुत बात करने की आवश्यकता नहीं है। अभी बता रहे थे, लेकिन कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है? कांग्रेस किसान को कितनी है ये अतुल जी आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, वहीं बगल में बैठे हुए हैं। नहीं, मैं दिल्ली में ही बैठा हूं, बगल में भी नहीं बैठा हूं। कांग्रेस विरोध इसलिए कर रही है, इसलिए मैं ये जानना चाह रहा था ना जावेद भाई, गला घोट रही है मॉडल गिना अध्यादेश के मार्फत। आप गुजरात मॉडल जो मैं आपकी बात का एक जवाब हमारे सामने, मैं आपकी बात का एक जवाब ले लेता हूँ जावेद भाई, मैं आपकी बात का एक जवाब ले लेता हूँ, उसके बाद मैं अंकुर के पास जाऊंगा। गौरव मिश्रा बहुत जल्दी से एक जवाब दीजिए। जावेद अहमद का ये सवाल है, जावेद अहमद का ये सवाल है कि आप कहते हैं कांग्रेस भ्रम में है। अरे भाई अफरोज, आम आदमी पार्टी का गुणगान बाद में कर लीजिएगा भाई, सबको बोलने का मौका दीजिए। इतना मुआवजा दे रहे हैं, अपने घर से लाकर नहीं दे रहे हैं, कोई अपने घर से लाकर नहीं देता है भाई। और खुद आपके ही सहयोगी ने, आपके भाई ने बता दिया, अलग पार्टी के प्रवक्ता ने, आपसे ज्यादा दिनों तक यहाँ पर दिल्ली में उन्होंने सरकार चलाई है। कितने किसान है, कितनी खेती होती है, और बाकी देश पर वो कितना लागू हो पाएगा। छोड़ दीजिए, अब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। गौरव मिश्रा बहुत जल्दी से एक बात का जवाब चाहिए। आप कांग्रेस को कहेंगे कि वो भ्रम फैला रही है, कांग्रेस कह रही है आपके अपने घटक दल के लोग भ्रमित हैं, उसका तो कुछ उपचार करेंगे ना। ऐसे ऐसे विषयों पे भ्रम फैलाने का काम किया है कांग्रेस ने, पूरे देश की जनता ने देखा है, चाहे उसके का मामला हो, केवी का मामला है। पूरा देश जानता है कि कांग्रेस झूठ को बार बार बोलती है, उसको सत्य बनाने का प्रयास करती है। शिरोमणि अकाली दल भी जो है कांग्रेस नहीं है ना, वो आपकी सहयोगी। झूठ तो भारतीय जनता पार्टी बोलती है, आप गलत आरोप मत लगाइए। पूरे देश को 2014 से आपने बर्बाद करके रख दिया। झूठ पर झूठ, एक एक करके अरे भाई एक एक करके झूठ बोलने का अरे भाई
भाई एक मिनट, एक एक करके बोलिए। और अफरोज आपको बहुत मौका दे चुका हूं, बीच बीच में आप मत बोलिए। और जावेद अहमद 2014 से इन्होंने बर्बाद कर दिया, तो 19 में जनता ऐसी नहीं थी कि जो बर्बाद कर रहे थे उन्हीं को वो फिर से इतना प्रचंड बहुमत दे देगी। 2014 से और 2019 का चुनाव हो चुका है भाई, झूठ अगला चुनाव होगा। अरे झूठ बार बार नहीं चलता है ना, झूठ बार बार नहीं चलता है, एक ही बार चलता है। अब इस अध्यादेश पर चर्चा कर लीजिए, फिर अभी चुनाव आएगा, फिर चले जाइएगा, फिर चले जाइएगा भाई, फिर चले जाइएगा चुनाव में, जनता के पास ही जाएंगे ना। जिसने झूठ बोला होगा उसका निपटारा होगा। गौरव मिश्रा जवाब दीजिए जल्दी से। आपके अपने लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। अफरोज जरा शांत हो जाइए, मैंने आपसे निवेदन किया था। अफरोज मैंने आपसे निवेदन किया था और भी मेहमान है, और ज्यादा किसानों की चिंता मत करिए। और भी पार्टियां हैं बड़ी बड़ी, वो भी बेचारे चिंता कर रहे हैं। अभी तो आप शुरू कर रहे हैं राजनीति फिर से उत्तर प्रदेश में, समझ में आता है दर्द मुझे, लेकिन ठीक है, जरा संयम रखिए, बाकी लोगों को भी बोलने दीजिए। गौरव मिश्रा छोटा सा जवाब दीजिए। जो बात कह रहे हैं यहाँ पर जावेद अहमद, आपके अपने भी वही बात कर रहे हैं ना, कुछ दल कर रहे हैं, उनका क्या है, वो कैसे भ्रम फैला रहे हैं? इनकी जो वास्तविक हकीकत है अतुल जी, वो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। दरअसल ये उन सभी विषयों में अपने लिए राजनीति संभावनाएं ढूंढने का प्रयास करते हैं और भड़काने का प्रयास करते हैं जहाँ पे कुछ अच्छा होता दिखाई देता है। घटक दलों की बात तो छोड़िए, देश का किसान जहाँ पे आपकी खुद की प्रदेश में सरकार है, उनके साथ सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं। आप कहते कुछ है, होता कुछ है। 2000 से ज्यादा अफरोज मैं बार बार आपको रोक रहा हूं, आपको शायद समझ में नहीं आ रही है मेरी बात, और सामंजस्य की बात जरा कम करिए। आपके नेता जो है ना, आपके पार्टी के मुखिया, वो तो अपनों से भी सामंजस्य नहीं बिठा पाए, सब छोड़ दिए या उनको छोड़ना पड़ा। तो सामंजस्य का परिभाषा और पाठ मत पढ़ाइए। और बार बार कह रहा हूं, अपनी बारी में बोलिए सर, बारी में बोलिए, नहीं अपनी बारी में बोलिए। मुझे पता है अभी राजनीति अब अच्छी शुरू करनी है ना उत्तर प्रदेश में फिर से। संजय सिंह ने मोर्चा खोला है, बाकी दल भी हैं भाई, कांग्रेस भी है, सपा भी है, बसपा भी है, आरएलडी भी है। आरएलडी तो किसानों की ही पार्टी है, उनका भी दर्द होगा ना। अब शांत हो जाइए वरना मुझे ऑडियो नीचे करना पड़ेगा। अगर आप नहीं मान रहे हैं तो मुझे ऑडियो नीचे करना पड़ेगा। अफरोज शांत हो जाइए, थोड़ी संयमता का परिचय दीजिए। मुझे पता है अभी बहुत ज्यादा बेबाकी से आपको अपनी बात आगे भी भविष्य में रखनी है, अभी तेज तर्रार राजनीति करनी है। गौरव मिश्रा, मैं आपके पास आऊं उसके पहले मैं अंकुर सक्सेना के पास जा रहा हूं। अंकुर, यहां पर देखिए, आम आदमी पार्टी से ज्यादा किसान हितैषी कोई नहीं दिख रहा। दिल्ली में तो किसानों का उन्होंने पूरा भला कर दिया है, अब उत्तर प्रदेश में करेंगे। आप तो किसान की ही पार्टी है। यहां पर बीजेपी का जो तर्क है, वो तर्क क्यों नहीं आखिर आपको समझ में आ रहा, उनके घटक दलों को भी नहीं आ रहा, या फिर उनका दूसरा भी तर्क है कि आप लोग जानबूझकर किसान हितैषी बन रहे, भ्रम फैला रहे? क्योंकि ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा। जो अध्यादेश बनाया गया उसको बड़ा मंथन के साथ बनाया गया है, कहां कितना विकल्प और मिल सकता है किसान को, उस पर चर्चा हो रही है। ना मंडी खत्म हो रही है, ना एमएसपी से कम पर कुछ होने वाला है, ना ही कंपनियां हावी होंगी, इसके लिए ही कानून है। अतुल जी, मैं चाहूंगा कि जब मैं बोलूं तो विदाउट इंटरप्शन रहे, बीच में कोई ना बोले। अब सर मैं गुजारिश कर सकता हूं, अफरोज फिर से बोलने लगेंगे तो मैं क्या करूं, फिर भी बोलिए। नहीं, अफरोज जी को भी सुन के अच्छा लगेगा, मैं उम्मीद करता हूं। देखिए सर, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक साइकिलिंग होती है जिसके माध्यम से पैसा घूमता रहता है, और किसान से लेके आम आदमी तक वो साइकिलिंग में पैसा रोटेट होके पहुंचता है। अब भारतीय जनता पार्टी जो कि सेंट्रल में सरकार बनाए बैठी और कई स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने उस साइकिलिंग को ऐसे घुमाया है कि वो पैसा या तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में पहुंचेगा या उनसे कंसर्न व्यापारी वर्ग के पास पहुंचेगा। और वो कैसे, इसको मैं बताता हूं। देखिए, इनने सब, आप अगर देखें, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस, सिंपल सी भाषा में इस एक्ट के अंतर्गत ये कहा गया है कि जो बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं, बड़े बड़े औद्योगिक घराने, आई रिपीट, किसानों से उनकी उपज के संबंध में पूर्वक करार कर उनको खाद बीज हेतु आर्थिक मदद करेंगे। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक पार्ट है, ठीक है। इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जब आप पार्टिसिपेट कर लेंगे, एक पार्टी हो जाएंगे, तो क्या होगा, जो बड़े बड़े घराने हैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पे अपनी शर्तों के आधार पे खेती करेंगे। आपको साल भर में जो भी पैसा देना है, 10,000 रुपए बीघा, 50,000 रुपए बीघा, जो भी एक्सेट्रा है, वो उनने मजदूरों को, किसानों को दे दिया। अब वही किसान अपनी खेती में जो कि
वहां पे एक इकोनॉमी का जरिया है, इकोनॉमी जहां से रोटेट होती है, वो अपने ही खेत में मजदूर हो जाएगा। क्योंकि जब वो किसान खुद खेती करता है तो उसी खेत में वो जानवर पाल लेता है, उस जानवर से दूध, दही, मट्ठा, घी आदि बना के अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर लेता है। लेकिन वो सारी चीजें हट जाएंगी और वो केवल उस पैसे पे अर्न करेगा जो उसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में दी गई। अब इसके आगे आप बढ़िए, अब सर इसके आगे बढ़िए, इसके आगे बढ़िए, बढ़िए, बात है। हाँ। इसके आगे इनने बनाया अमेंडमेंट इन एसेंशियल कमोडिटी है। अब प्राइवेट फार्मर, प्राइवेट बंदे ने खेती की, उस खेती को करने के बाद खेती की उपज खरीदेगा कौन? उपज वो खरीदेगा जिसके पास पैसा होगा। भाई आप आड़त तक पहुंचोगे नहीं, आप तो पहले ही एग्रीमेंट करे बैठे हो। जब आप एग्रीमेंट करे बैठे हो तो आपका इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट रहे या चला जाए उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना, वो तो आपने घुमा के कान पकड़ लिया। भाई जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बढ़ जाएगी तो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का क्या वैल्यू रह जाएगी, आप बताइए। अब उसके बाद आप आए कि फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड ई कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस, यानी कोई भी पैन कार्ड धारक उस प्रॉपर्टी को उस उपज को खरीद सकता है। अब सवाल ये, मान लीजिए किसी किसान को कोई दिक्कत होती है, दो पार्टियों के बीच में कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है, तो वो किसके पास जाएगा? वो जाएगा एसडीएम या डीएम लेवल के पास में। अब आपको तहसीलों का हाल बताइए कि भाई बड़े साहब वहां पे बैठे हुए तो आपकी नमस्ते का तो जवाब नहीं देते हैं। आपको तहसील की मेड़बंदी का एक केस करना होता है तो आपके पास सालों लग जाते हैं उस मेड़बंदी के केस को करने में। तो आप क्या ये उम्मीद कर सकते हैं? जायज बात है, जायज बात है अंकुर सक्सेना, जायज बात है अंकुर सक्सेना, आपकी बात जायज है। आखिरी पॉइंट जो था इसको लेकर मैंने पहले ही कहा था, वो जावेद भाई ने भी उठाया था मुद्दा, और उस मुद्दे को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी उठाया। अध्यादेश को गलत नहीं बताया है, लेकिन उन्होंने मुद्दा उठाया। उन्होंने यहां तक कहा कि इसी में कानून और जोड़ना चाहिए। किसानों के लिए अगर इस तरीके की कोई व्यवस्था होती है तो उसके लिए न्यायपालिका हो, व्यवस्था हो, अदालतें हो, उस पर अगर नहीं वो करेंगे तो हरियाणा में हम तो करने जा रहे हैं, यानी बाकी राज्यों के पास भी विकल्प है। लेकिन आपने एक जो बात कही कि उस खेती में, उस जमीन पर पशु भी वो रख लेता था, उससे दूध, दही, मट्ठा भी निकालता था, मत्स्य पालन भी करता था, तमाम तरह की चीजें वो खत्म हो जाएंगी। ये समझ से परे है, ये समझ से परे है। ऐसा कोई नहीं कर सकता और ना ही कंपनियां करवा सकती हैं। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को मैं जितना जानता हूं आज भी किस तरीके से हो रही है, 40,000 रुपए बीघा या 1 लाख रुपए बीघा अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में। वहां पर कंपनी नहीं है, एक व्यक्ति है, लेकिन चल रहा है वही। आप दो बातों को एक साथ क्लब कर देते हैं और फिर आप कई कानून बता देते हैं, उसके बीच में असल सच्चाई अलग हो जाती है। इस बीच में एक बड़ी खबर बता रहा हूं, उस बड़ी खबर को बताने के बाद गौरव मिश्रा मुझे आपसे अब जवाब चाहिए, क्योंकि देखिए राजनीति अलग है लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं। वो चाहे कि किसानों के पास अगर कुछ हो जाता है ऐसा तो उनके पास कोई न्यायिक विकल्प नहीं है, अध्यादेश वो भी कहता है। आपकी पार्टी के सहयोगी दल शिरोमणि अकाली दल, जिन्होंने पहले ही खुलकर इस अध्यादेश का विरोध कर दिया, खबर अब ये आ रही है कि हरसिमरत कौर जो कि गवर्नमेंट का हिस्सा भी है, वो रिजाइन करेंगी और बकायदा इस अध्यादेश के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगी। यानी अपनी पार्टी के स्टैंड को कायम रखते हुए आपके सरकार का हिस्सा, आपकी सरकार के मंत्री वो इस बात को खुलकर रख रहे हैं। ये अभी अभी की बड़ी खबर आ रही है। गौरव मिश्रा, बहुत जल्दी से पहले तो इसी का जवाब दीजिए, यहां पर अब क्या हुआ कि घटक दल, वो भी इतने करीबी घटक दल, वो नहीं समझ पाए, उनकी क्या मजबूरी थी? और दूसरा कि कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिस पर अगर आप सही मैसेज नहीं कन्वे कर पाए तो हो सकता है कल को ये आए कहावत, कौवा कान ले गया, और लोग उसके पीछे भागते चले जाएंगे। नहीं अतुल जी, एक बात बहुत स्पष्ट कर दें, आपको किन परिस्थितियों में उन्होंने ऐसा बयान दिया है तो मुझे मालूम नहीं, परंतु एक बात बहुत साफ है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो अनऑर्गेनाइज तरीके से हमारे देश में बहुत पहले से वर्षों से चलती चली आ रही है। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है इसमें बल्कि एक सहूलियत भी है। पहले भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो फार्मिंग करता था वो खेत का मालिक भी बन जाता था, परंतु अब वो व्यवस्था समाप्त कर दी गई। और वहीं एफपीओ जो है, एफपीओ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे और इसमें कोई बाध्यता नहीं है। कोई कृषक चाहे तो वो जाए उस कॉन्ट्रैक्ट में अथवा ना जाए, उसकी मर्जी के ऊपर है, इस पे किसी को बाध्य भी नहीं किया जा सकता। तो ये स्थितियां बहुत साफ है। और कहीं न कहीं जब कारपोरेट फंडिंग होगी और किसी के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट होगा तो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट आएगा। वो उपज से लेकर के, प्रोसेसिंग से लेकर के मार्केटिंग तक सभी क्षेत्रों में कहीं न कहीं उसके बदलाव देखने में आएंगे, जैसे दुनिया के अन्य देशों में देखे जाते हैं।
अब ये अलग बात है कि यूरोप में, अमेरिका में या विकसित देशों में भी फार्मिंग को लेकर के कुछ समस्याएं हैं, क्योंकि वहां पे फार्मिंग के क्षेत्र में 3 से 4% लोग ही कृषि के क्षेत्र में है। हमारे देश में 60%, 55% लोग हैं। लेकिन आज हमारी सरकार जब से आई, आप देखिए 2014 से हम बात करेंगे, हमारी ही सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कृषकों के आय को दोगुना करने का 2022 तक संकल्प लिया। स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट को A2FN के मूल्य पर लाकर 25 जिंसों को खरीदने का प्रस्ताव भी हमारी सरकार ने पारित किया, और मिनिमम MSP जो है वो भी हमारी सरकार ने तय किया। तो किसानों के प्रति कितनी समर्पित और संकल्पित ये सरकार है, इसका प्रमाण पिछले 6 वर्षों में हमारी सरकार ने दिया है। नहीं, किसानों के लिए तो सारी सरकारें इतनी संकल्पित रही हैं कि हमारा अन्नदाता न साहब, जो पहले असल में किसान था, वो आज नहीं बल्कि 6 साल नहीं बल्कि कई सालों से धीरे धीरे मजदूरी होता चला गया है। तो किसानों के लिए संकल्प में तो किसी भी सरकार में कमी मैंने आज तक देखी ही नहीं, ना आपकी, ना जावेद भाई की, ना फिर अफरोज की, और ना ही RLD वाले प्रवक्ता भाई की, किसी भी की सरकार रही हो। किसान का तो इतना ज्यादा भला किया आप लोगों ने कि किसान जो है पहले किसान था, बाद में मजदूर हो गया। तो सरकारों के संकल्प पर तो मुझे कोई शक है ही नहीं। अतुल जी, किसान को मालिकाना हक हमारी सरकार में दिया गया है। 14,800 किसान आत्महत्या करता था विपन्नता के कारण। उत्तर प्रदेश, पंजाब, पिछले 6 साल से आपकी सरकार है। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 10,281 किसानों ने आत्महत्या की है। 10,281 किसानों ने 2019 में आत्महत्या की है। 32,563 दिहाड़ी मजदूरों ने आत्महत्या की है। सरकार में है 48,000 के आसपास हमारी सरकार कर चुका है। नहीं, आत्महत्या तो बहुत की है, और आत्महत्या से मुझे याद आया कि आम आदमी पार्टी के दिल्ली के कार्यक्रम में भी एक किसान ने आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि आपका आंदोलन चलाना था ना, तो उस पर मत जाइए। बहरहाल आपने अच्छी बात कही, यहाँ पर अंकुर सक्सेना ने अच्छी बात कही कि उनके दौर में ही किसान के लिए मालिकाना हक की बात हुई थी, बिल्कुल सही हुई थी। लेकिन साहब वो चौधरी चरण सिंह साहब का दौर था, वो आज की RLD का दौर नहीं था। अब चौधरी चरण सिंह के लिए तो सब नतमस्तक हो जाते हैं ना, उनकी क्या सोच थी और वो क्या नेता थे, वो थे किसान नेता भाई। उसके बाद आपकी पार्टी में क्या रहा आपको भी पता है। उड्डयन मंत्रालय संभालते संभालते किसान को भूल गए ना, इसलिए शायद किसान को भी आपको भूलना पड़ा है। चौधरी चरण सिंह साहब के लिए तो कोई यहाँ पर कुछ नहीं कह सकता, उन्होंने किया किसानों के लिए। लेकिन बाद के चौधरी ने क्या किया ये भी आपको पता है ना, उड्डयन मंत्रालय में उलझ गए थे, उसके बाद किसान शायद उलझा ही रह गया या भूल गया। बहरहाल जावेद भाई फाइनल कमेंट अब मैं चाहूंगा। सवाल ये है, देखिए सरकारें आती हैं अपनी तरफ से कानून बनाती हैं, आप लोगों ने भी बहुत सारे कानून बनाए थे, उनका उस वक्त में बीजेपी ने विरोध किया था, आज बीजेपी कानून बना रही है, आप विरोध कर रहे हैं, तो ये तो चलता रहेगा, परंपरागत राजनीति है। लेकिन अब इसको किस तरीके से आगे आप ले जाने वाले, मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि वो आपका अधिकार है, उनका अधिकार कानून बनाना है। भाई वो सरकार है और आप विपक्ष में है तो मुद्दा उठाएंगे, कैसे उठाएंगे आगे और कैसे किसान को आंदोलित करेंगे, समझाएंगे संक्षेप में जावेद भाई। नहीं, बिल्कुल अतुल जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी किसान को बेबस और लाचार कर देना चाहती है। इस देश की अर्थव्यवस्था में अपना समूल योगदान देने वाले किसानों के लिए हम बिल्कुल अंतिम समय तक उसके साथ खड़े हैं, उसके साथ संघर्ष करेंगे। दूसरी बात और एक मैं अतुल जी कहना चाहता हूं, इसी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में 0 बजट खेती की योजना ये सरकार लाई थी। क्या हुआ? खेती कहीं हुई नहीं। पर्चियां किन लोगों के हाथ में है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 0 बजट की खेती की उपज की बिक्री की पर्ची जेब में रखकर घूम रहे हैं। इस तरीके से उत्तर प्रदेश के देश के साधन और संसाधनों का दुरुपयोग विकास के नाम पर किया जा रहा है, ये पूरा प्रदेश देख चुका है। ठीक है, इसलिए आप किसान की लड़ाई आगे भी लड़ेंगे और बहुत पुरजोर तरीके से लड़ेंगे। जावेद भाई मैं रोक रहा हूं, समय किसानों को छलने का काम किया गया है। ये छलने वाली ताकतों के विरोध में कांग्रेस पूरी मुस्तैदी के साथ राहुल जी और प्रियंका जी के साथ सबने किया है। आज आप कहते हैं स्वामीनाथन लागू कर दो, बनाया आपने था, उसके बाद 10 साल सरकार में रहे, कर दिया होता लागू। भाई बीजेपी ने, RLD ने, आम आदमी पार्टी, सपा बसपा ने थोड़े ना रोका था।
कांग्रेस को बहुत सी किसने चीजें रोका लागू था? की गई हैं। कर देना। अरे बहुत की सी गई चीजें है मतलब लागू क्या? करते जा रहे थे। 10 साल में आप एक लागू नहीं कर पाए, अब कह रहे हैं की गई है। की गई होती तो किसान तो संपन्न हो गया होता ना। नहीं, लेकिन फिर भी आपका अधिकार है भाई, आपका अधिकार है, आप लड़ाई लड़िएगा, आप विपक्ष में, आपका अधिकार है। अफरोज, बहुत संक्षेप में फाइनल कमेंट आपका, यही सवाल आपसे भी है, बहुत संक्षेप में, लेकिन समय नहीं है। देखिए, दिल्ली में हमने किसानों के लिए जो किया है वो सामने है। अब आप हाँ सामने है, जावेद भाई ने बता दिया सामने है। मैं आपको जावेद भाई ने अभी बताया आपको सामने है, क्योंकि 10 साल वो भी दिल्ली में ही थे ना, उन्हें पता है कितने किसान है, वो सामने ही है। फिर दिल्ली का गुणगान करने लगे। दिल्ली के किसान को देश के किसान से मत जोड़िए भाई, स्ट्रक्चर अलग है। बोलिए, यूपी में क्या करेंगे ये बताइए। आप उससे एग्जाम्पल लीजिए ना। केंद्र सरकार को दिल्ली में बैठकर दिल्ली का एग्जाम्पल लेना चाहिए कि केजरीवाल सरकार ने जिस तरह से किसानों के लिए वेलफेयर के काम किया है। हाँ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सब लोग होम क्वारंटाइन हो जाएं, सब लोग आइसोलेशन में चले जाएं, कोरोना खत्म हो जाएगा। खुद हुआ तो टेस्ट कराकर बैठ गए आपके नेता, तुरंत जाके टेस्ट कराने की नौबत आ गई कि नहीं भाई मेरा पहले टेस्ट करो। तो एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं ना। और बाद में केंद्र सरकार को करना पड़ा दिल्ली की हालत को संभालने के लिए। तो दिल्ली मॉडल तो बहुत शानदार है। अंकुर भाई, नहीं, अरे आप जब कहीं से कहीं जा सकते हैं तो मैं क्या उदाहरण नहीं दे सकता हूँ? आप कहां से कहां चले जा रहे हो, मैं उदाहरण भी नहीं दूंगा। आप हर जगह उत्तर प्रदेश पर दिल्ली मॉडल लगवाओगे, उत्तर प्रदेश की खेती और किसानी के लिए दिल्ली मॉडल आप लगवाओगे, तो एक आध उदाहरण तो मेरे से भी आपको सुनना पड़ेगा ना। अंकुर बहुत जल्दी से आरएलडी की आगे की भूमिका। अंकुर आरएलडी हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ती रही है। जी अंकुर, ये चौधरी साहब ने 1989 में उद्योग मंत्री बनने के बाद 40 मिलें लगवाई थी। तो ऐसे हमारे चौधरी चरण सिंह जी के उत्तराधिकारी बड़े चौधरी अजीत सिंह जी और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग कहीं ना कहीं किसानों बने रहिए उत्तराधिकारी आप लोग बने रहिए और किसानों के लड़ाई लड़िए। चौधरी चरण सिंह ने 40 मिलें लगवाई थी और उसके बाद कितनी मिलें लगी भाई? चौधरी देखिए कितनी मिले उसके बाद लगी वो चौधरी चरण सिंह अब क्या फिर से धरती पे बेचारे लौट कर आए, लगवाने के लिए मिले? उत्तराधिकारी तो बना दिया, मुद्दा नहीं समझ पाए कि क्यों बनाया था, किसानों के लिए बनाया था भाई। माफी चाहूंगा, रोक रहा हूं सर, समय नहीं है। और गौरव भाई माफी चाहूंगा, आपके पास नहीं आ पाऊंगा, मेरे पास वक्त नहीं है। बहुत शुक्रिया गौरव मिश्रा आपका, जावेद अहमद आपका, अंकुर सक्सेना आपका और अफरोज आपका। राजनीति चरम पर है, सब किसान हितैषी हैं। स्वामीनाथन की सिफारिश करने वाले आज कहते हैं कि हमने तो किया था, थोड़ी कमी रह गई। अब जो है सत्ता में वो कहते हैं 200 पॉइंट हमने लागू कर दिया, एक में गड़बड़ी थी उसको नहीं किया। अब आम आदमी पार्टी को भी संजय सिंह के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में खासतौर से लड़ाई लड़नी है और वो भी किसानों की, तो वहां पर भी उनको दिल्ली मॉडल लागू करवाना है, तभी किसानों का भला होगा। और बीजेपी के अपने तर्क हैं, आरएलडी के अपने तर्क हैं। अब ये मुद्दा तो आगे गरमाएगा, सरकार कितना समझा पाएगी अध्यादेश के बारे में आम जनता को, या जिस तरीके से खुद के अपने सरकार के सहयोगी मंत्री हों या फिर पार्टियां हों, घटक दल हों, वो विरोध कर रहे हैं, तो उससे सरकार पर भी दबाव आएगा। और अगर ऐसा हुआ तो विपक्ष और ज्यादा हमलावर होगा, क्योंकि सबको किसानों की चिंता है। नमस्कार।